एक दो और स्टूडेंट्स आ जाए ना तो फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी आपके साथ के अगर कोई है तो भूल ना गए हो वो कि 9 की क्लास की, तो उनको जरा मैसेज कर दें अगर कोई है आपके साथ तो ज्वाइन ओके कर दें। तो मैम। 9:20 तक देखते हैं, फिर स्टार्ट कर लेते हैं। ओके।
अच्छा चले स्टार्ट करते हैं अब। हम लोग क्या डायने अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है, डायनामिक प्रोग्रामिंग मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी एल्गोरिदम डिजाइनिंग टेक्निक है जिसके अंदर हमारे पास जो हम एक प्रॉब्लम को अगर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं तो आपके पास वो सब प्रॉब्लम्स ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो हम उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो सोल्यूशन है उसका वो भी ओवरलैप, मतलब अगर प्रॉब्लम ओवरलैप कर रही होगी तो उसका सोल्यूशन भी जो हम उसके लिए अडॉप्ट करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए वो कुछ ओवरलैपिंग सोल्यूशन होगा। तो हम ओवरलैप पार्ट को बजाय इसके कि हम फॉर एवरी कंप्यूटेशन हम ओवरलैप पार्ट को बार बार सॉल्व करें, हम उसे एक टेबल में या किसी मेमोराइजेशन में स्टोर कर देते हैं और वहां से जब हमें दोबारा उस पार्ट की जरूरत पड़ती है तो हम उसको वहां से रिट्रीव कर सकते हैं। तो इस डायनामिक प्रोग्रामिंग में हमने इसकी कुछ एप्लीकेशन, जैसे ग्रीडी एल्गोरिदम शुरू में हमने पढ़ा था ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमने फ्रैक्शनल मैप सेट डिस्कस किया था, फिर एक एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसी तरह डायनामिक प्रोग्रामिंग में हमने लास्ट लेक्चर में मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस व्हिच इज आल्सो बेस्ड ऑन डायनामिक प्रोग्रामिंग। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस भी जो है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग को ही फॉलो करते हुए इसका हमने सोल्यूशन डिजाइन किया हुआ है। इसमें हमारे पास वी हैव गिवन टू स्ट्रिंग्स और उन दो स्ट्रिंग्स एज यू ऑलरेडी नो के सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। जो आपको दो स्ट्रिंग्स गिवन होंगी उसके अंदर से हमने जो कॉमन सीक्वेंस उनके दरमियान बन रहा होगा वो हमने फाइंड आउट करना होगा। सब सीक्वेंस इसीलिए कहा गया क्योंकि फुल स्ट्रिंग तो आपके पास कॉमन नहीं आ सकती, मीन्स कभी कभी आ भी सकती है, लेकिन हमने जो उसके अंदर जो सब सीक्वेंस उसके अंदर सेम आ रहा है या ओवरलैप कर रहा है या कॉमन आ रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग। अच्छा, सो व्हाट इज लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस? यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है कि लेट्स सपोज वी हैव टू स्ट्रिंग्स ए बी सी डी एंड द सेकंड वन इज ए सी। तो हमने ये देखना है कि आपके पास इस स्ट्रिंग को अगर हम लेफ्ट टू राइट स्कैन करें और जो सेकंड आपको स्ट्रिंग गिवन है इसको अगर हम लेफ्ट टू राइट स्कैन करें तो आपके पास कौन सा जो सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स हैं वो सेम ऑर्डर में लाई कर रही हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस इज अ सीक्वेंस दैट अपीयर्स इन द सेम relative order in both the given sequences but not necessarily in a continuous manner। यानी इनका जो रिलेटिव ऑर्डर है ना, मीन्स कि अगर ए पहले आ रहा है तो सेकंड स्ट्रिंग में भी ए पहले ही आ रहा होगा। फिर आपके पास फर्स्ट वाली स्ट्रिंग में बी आ रहा है, बी तो सेकंड में है नहीं, लेकिन थर्ड जो करेक्टर है आपके पास वो क्या आ रहा है फर्स्ट स्ट्रिंग में सी। और आपके पास सेकंड स्ट्रिंग में भी सेकंड करेक्टर जो मैच हो रहा है वो कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो रिलेटिव ऑर्डर है ना, जो रिलेटिव मीन्स के ऑर्डर ऑफ अकरेंस जो है इनका इन बोथ इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स वो सेम होना चाहिए। कि जैसे आपके फर्स्ट ए आ रहा है तो इधर भी पहले ए ही कॉमन आ रहा है, फिर देन सी आ रहा है तो सेकंड स्ट्रिंग में भी आपके पास सी ही आ रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसी कॉन्टिन्यूस मैनर में ये आए। जैसे ये देखें, जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसके अंदर ए और सी के बीच में आपके पास बी भी एक लाई कर रहा है करेक्टर, जबकि इसके अंदर ए सी एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास सेम अगर यहाँ पे ए सी एक साथ है तो यहाँ भी ए सी ही हो तो तभी हम उसको एलसीएस के अंदर काउंट करेंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ इनकी जो रिलेटिव अकरेंस है ना और मतलब कि किस ऑर्डर में या किस सीक्वेंस में ये अक्कर हो रहे हैं दोनों स्ट्रिंग्स में वो सेम होने चाहिए। कि अगर ए पहले अक्कर हो रहा है फर्स्ट स्ट्रिंग में तो सेकंड में भी इसी तरह। तो इन दोनों स्ट्रिंग्स के लिहाज से अगर हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंसिडर करें एक अरे के अंदर, क्योंकि जो हमने इसको सॉल्व करना है तो आपको पता है कि जब हम चीज को हमें सॉल्व करना होता है मीन्स के प्रोग्रामेटिकली कि ये तो हम मैथमेटिकल देख रहे हैं ना कि हम किस तरह से एलसीएस फाइंड आउट कर लेंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट बताने लगी। लेकिन जब इसका हमने प्रोग्राम लिखना होगा तो इसको हमें किसी अरे के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा ताकि हम इसके करेक्टर्स को एक्सेस कर सकें। तो अगर फर्स्ट स्ट्रिंग को हम एक अरे के अंदर प्लेस करते हैं, एबीसीडी बना या एसी बना, तो इसके अंदर जो कॉमन सबसीक्वेंस आ रहा है वो क्या बन रहा है, एसी बन रहा है। बेशक उसके बीच में बी है लेकिन इनका जो सेम सीक्वेंस बन रहा है ना, रिलेटिव ऑर्डर भी जिसका सेम है वो आपके पास एसी बन रहा है। तो
आपने लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस लिखते हुए ये नहीं देखना कि ये जो सेकंड वाली चीज है ना, कि अगर आपके पास यहाँ पे ए सी के बीच में बी है तो यहाँ भी ऐसा ही हो, तो कभी या ए सी साथ आ रहे हैं तो तभी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं एलसीएस के अंदर। ये चीज नहीं है, जस्ट ये है कि जिस ऑर्डर में ए और सी अक्कर हो रहे हैं उसी तरह सेकंड वाली स्ट्रिंग में भी अगर अक्कर हो रहे होंगे तो हम कहेंगे कि ये दो, इसका जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है वो ए सी बन रहा है। ठीक है, आज का लेक्चर जरा ध्यान से सुनना है, इसके बाद आपका एक ओपन बुक क्विज भी होगा। टाइम उसके लिए ज्यादा दूंगी, मतलब लेक्चर के बाद भी होगा टाइम, लेकिन लेक्चर को आपको सुनना है। ठीक है, अच्छा इसमें नेक्स्ट एक और एग्जांपल एलसीएस की बताती हूँ, तो फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से फाइंड आउट करना है। ये तो उन्होंने वही बताई है जो पीछे हमारे पास आई थी। तो इसका एलसीएस वो कह रही है, ये जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं इसका एलसीएस क्या बनता है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस ए सी, और उसकी लेंथ क्या है, 2 है। अब देखिए ये आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं, फर्स्ट वन इज ए बी ए सी सी डी एंड द सेकंड वन इज ए सी डी है। तो इसके अंदर अगर हमने लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस देखना है तो इसमें देखिए सबसे पहले ये ए अक्कर हुआ है और सेकंड स्ट्रिंग में भी सबसे पहले ये ए अक्कर हुआ होगा, तो ए तो यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्योंकि जाहिर है यहाँ पे एक लूप लगा होगा तो सबसे पहले इसने इस ए को स्कैन किया ना, तो आपके पास इस वाली स्ट्रिंग में ये फर्स्ट वाला जो ए है ना, ये एलसीएस में काउंट होगा, ये सेकंड वाला नहीं काउंट करना। यानी आप ये ना सोचें कि अगर यहाँ पे ए के फौरन बाद सी है तो हम यहाँ पे भी ये वाला ए काउंट करेंगे जो जिसमें ए सी साथ आ रहा है, क्योंकि पीछे ही आपको लिखा हुआ था कि जरूरी नहीं है कि आपका जो जिस मैनर में यहाँ पे आपके कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसी मैनर में सेकंड स्ट्रिंग के अंदर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वैसे भी अगर हम खुद सोचें तो ये स्कैनिंग शुरू से स्टार्ट हुई होगी, क्योंकि पीछे तो एक प्रोग्राम ही लगा हुआ है ना, कोई लूप लगा हुआ होगा शुरू से एंड तक इसने इस स्ट्रिंग को स्कैन किया। तो सबसे पहले तो इसको यही ए मिला ना, जिसको इसने इस सेकंड वाली स्ट्रिंग के साथ कंपेयर किया तो वो इक्वल थे। फिर बी आया तो बी इधर कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, फिर ए आया तो सेकंड ए भी सेकंड स्ट्रिंग में कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। देन हमारे पास आया सी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो फर्स्ट ए कॉमन आ रहा है और फिर सी आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ए के बाद सी भी आ रहा है, तो ये भी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में काउंट होगा। अब देन आप अगेन यही देखें कि सी जो पहले अक्कर हो रहा था ना वही सबसे पहले स्कैन हुआ होगा ना, तो उसी को हमने एलसीएस में काउंट करना है, सेकंड वाले को नहीं काउंट करना। जो फर्स्ट स्ट्रिंग में सेकंड सी दिया हुआ है ना उसको काउंट नहीं करना। देन लास्ट हमारे पास आ जाता है डी आ जाता है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डी अक्कर हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का फर्स्ट स्ट्रिंग में वो पहले ए है फिर सी है फिर डी है, और सेकंड स्ट्रिंग के अंदर भी ये ए सी डी ही बन रहा है। तो इन दोनों स्ट्रिंग्स के दरमियान जो हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है दैट इज ए सी डी, और उसकी लेंथ क्या है, 3 है, क्योंकि 3 कैरेक्टर्स जो हैं वो कॉमन आ रहे हैं। यानी बेसिकली हमें दो स्ट्रिंग्स गिवन होंगी, उनके अंदर हमने ये देखना है कि इसके अंदर कौन सा सबसीक्वेंस जो है वो कॉमन आ रहा है और लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस। तो ये वैसे तो अभी हम जस्ट स्ट्रिंग्स को देख के आइडिया लगा रहे हैं और स्ट्रिंग्स को देख के हमें आइडिया हो भी जाता है, लेकिन अगर आपको कोई बहुत लेंथी स्ट्रिंग गिवन है तो उसके अंदर आप डायरेक्टली देख के आइडिया नहीं लगा सकते, कुछ इसमें मिस्टेक्स के भी चांसेस हैं। तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग की अप्रोच से, जो कि नेक्स्ट आपको लेक्चर स्लाइड में बताई भी होगी। इसमें ये लिखा हुआ है कि वी विल सॉल्व एलसीएस प्रॉब्लम बाय यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। एक चीज उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले आप ये कोऑर्डिनेट्स मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह अरेंज हुए होते हैं इसमें। क्योंकि हम एक टेबल बनाएंगे ना, तो फर्स्ट करें आपके पास जैसे होता है ना मैट्रिक्स कह लें या एरे जैसे होती है आपके पास, ये फर्स्ट करें 2 डायमेंशनल अरे है ना, क्योंकि इसमें हमने एक टेबल बनाना है जिसके अंदर रोज भी होंगी और कॉलम्स भी होंगी। तो रोज और कॉलम्स किस में होते हैं, जो 2 डायमेंशनल अरेज में होती हैं, तो उसके लिहाज से आपको जस्ट मैं अभी बता रही हूँ कोऑर्डिनेट्स इसके क्या होंगे। फर्स्ट करें कि यहाँ पे हम सपोज करते हैं ये वाला, क्योंकि हम तो जनरली कोऑर्डिनेट्स डिस्कस कर रहे हैं ना, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या बन रहा है। फर्स्ट करें यहाँ पे आपके पास जैसे हम रो के इंडेक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम के इंडेक्स को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेट्स सपोज ये वाला जो लोकेशन है इसको हम कह देते हैं कि ये आई जे है। आई जे यानी हर जो, अब हम नेक्स्ट जब इसकी एग्जांपल करेंगे ना तो हम देखेंगे हर जो आपके पास सेल होगा ना टेबल का,
उसके अंदर हम एलसीएस की वैल्यू लिख रहे होंगे, तो उसको हमने कह दिया कि ये आपके पास फर्स्ट करें कि आईजे है। जैसे टू डायमेंशनल अरे में भी हर जो आपके पास इंडेक्स होता है उसकी लोकेशन हम आईजे के थ्रू देख रहे होते हैं। तो अगर ये आईजे है तो इससे, क्योंकि इसके अंदर जो अभी हमें जरूरत पड़ेगी ना, वो हमें एक डायगोनल प्लेस पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको देखने की जरूरत पड़ेगी। डायगोनल समझते हैं ना, इस तरफ जो है ये डायगोनल। उसके अलावा ये जो स्पेसिफिक एलिमेंट है इसके टॉप पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो हमें चाहिए होगा, और ये जो आईजे वाला एलिमेंट है इसके लेफ्ट तरफ जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो हमें चाहिए होगा। तो इसलिए इन तीनों की लोकेशंस मैं अब आपको बताने लगी हूँ कि क्या बनेंगी, ताकि आपको ये फॉर्मूला समझ आ जाए। ये देखिए, इसके अंदर अगर ये आईजे है, ये वाला जो मैंने अभी बीच में बनाया है, तो आपके पास यानी इसका मतलब है कि ये वाली रो आई चल रही है और ये वाला जो कॉलम है ना ये जे चल रहा है। ऐसा ही है ना? जहाँ से समझ नहीं आएगी पूछ लेनी है, पूछ लेना है, ठीक है। ये कॉलम आपके पास जे चल रहा है। अब हमने देखिए इस वाली लोकेशन की मैं इंडेक्स बताने लगी हूँ आपको, ये जो टॉप पे पड़ी है इस पे मैंने टिक किया है। इसमें आपके पास रो, क्योंकि हम एक ऊपर जा रहे हैं तो एक ऊपर रो, तो नीचे जा रहे हो तो इंक्रीज हो रही होती है ना। जैसे आपके पास ये रो की 0 रो से स्टार्ट होता है, फिर फर्स्ट रो होती है, फिर सेकेंड रो होती है। तो ये आपके पास जब हम ऊपर जाएंगे तो रो में क्या आना है, डिक्रीमेंट होना है रो में। तो ये वाली लोकेशन की इंडेक्स क्या बनेगी, I-1, और साथ में जे ही होगा। ये जो है आपके पास कॉलम जे ही रहेगा, और रो क्योंकि हम एक ऊपर जा रहे हैं तो I-1 हो जाएगी। तो ये मैंने I-1 कॉमा जे लिखा है, ठीक है। अब अगर मैं इस वाली की बात करूं लेफ्ट की, तो इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर भी अगेन रो आपकी आई ही चल रही है। ऐसा ही है ना? रो आपकी आई चल रही है। कॉलम क्या हो रहा है, देखिए बीच वाला कॉलम अगर जे था तो एक इससे पिछला कॉलम क्या होगा, J-1 होगा। तो यहाँ पे जो इंडेक्स है वो बनेगा आई और J-1। ये चीज समझ आई है? ये वैसे ही जैसे सिंपल यस मैम। टू डायमेंशनल अरेज के केस में इंडेक्सिंग होती है ना, वही चीज बता रही हूँ। उसके बाद डायगोनल की लोकेशन देखें, डायगोनल की लोकेशन तो बता सकता है क्या बनेगी इंडेक्स के लिहाज से, आई और जे के लिहाज से। मैम पूरे डायगोनल की बतानी है। हाँ, इस डायगोनल में क्या ये लोकेशन जो आएगी? लास्ट पे ये देखिए, आप यूं देखा करें ना, मैम ये इसमें जो डायगोनल ये वाली लोकेशन है ना, ये जो फर्स्ट वाली है, ये इधर रो कौन सी चल रही है? इस वाले को अगर हम देखें, ये जो इधर लिखा हुआ है, तो रो I-1 चल रही है ना। तो ये I-1 होगा, यस तो मैम। कॉलम कौन सा चल रहा है? I-1 जे 1 माइनस वन ना, कॉलम को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, J-1। तो ये बेसिकली इसकी J-1 इसका जो लोकेशन है वो ये होगी। यहाँ पे अगर मैं क्लियर करके लिख देती हूँ, ये अगर फर्ज करें आई जे एक रेफरेंस लोकेशन हमने ली, तो इसके ऊपर जो लोकेशन है वो I-1 और जे होगी। इसके लेफ्ट तरफ जो लोकेशन है वो आई और J-1 होगी, और इस तरफ जो है I-1 और J-1 होगी लोकेशन। ठीक है, 1 है। तो हमें अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें इन तीन लोकेशंस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने सिर्फ इन्हीं के आपको इंडेक्सेस बताए हैं। आप रो और कॉलम को जस्ट देख के ना कि वो आईजे, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो रो डिक्रीमेंट होगी, कॉलम वही रहेगा। फिर अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो रो अगेन वही रहेगी, कॉलम डिक्रीमेंट होगा। और अगर हमें ये वाली लोकेशन देखनी है तो रो भी डिक्रीमेंट हो रही है और कॉलम भी डिक्रीमेंट हो रहा है। तो हमने इस तरह से उनकी लोकेशंस देख लेनी है। अब ये दो फॉर्मूलाज, ये लोकेशंस और कोऑर्डिनेट समझ आ गए हैं ना सबको, किस तरह से मैं बता रही हूँ। यस मैम। अब ये जो मैं आपको फॉर्मूला इसमें यूज होगा ना जब हम एलसीएस फाइंड आउट करेंगे, ये दो फॉर्मूलाज यूज होंगे। क्योंकि आपको पता है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में करेक्टर मैच भी हो रहा है कभी, और कभी नहीं भी मैच हो रहा। तो अगर तो दो स्ट्रिंग्स के अंदर जो करेक्टर, जिस स्पेसिफिक करेक्टर पे अभी हम होंगे, वो अगर मैच कर जाता है, तो आपने क्या करना है, ये कौन सी वाली लोकेशन है, I-1 J-1 वाली? फर्स्ट लोकेशन है मैम, जीरो लोकेशन। डायगोनल बोले इसे, ठीक है, डायगोनल वाली लोकेशन है ना ये। तो अगर तो दो यस मैम। जब हम स्टार्ट करेंगे ना इसको सॉल्व करना, तो अगर तो दो करेक्टर्स मैच हो जाते हैं, तो डायगोनल वाली लोकेशन में जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसके अंदर हमने एक 1 प्लस करना है। लेकिन अगर दो करेक्टर्स मैच नहीं होते तो देन हमने क्या करना है, I-1 और जे कौन सी वाली लोकेशन है,
टॉप वाली है और आई जे माइनस वन कौन सी लोकेशन है, लेफ्ट वाली है। तो इन दोनों में से हमने मैक्सिमम वाला चूज करना है, लिखा है ना, मैक्सिमम ऑफ आई माइनस वन जे और आई जे माइनस वन। ठीक है, इन दोनों में से मैक्सिमम वाला चूज करने हैं अगर दो करेक्टर्स मैच नहीं होते। ये आपके पास जो है ये डायगोनल वाली लोकेशन है। ठीक है, उसके बाद ये आई माइनस वन और जे जो है ये आपके पास टॉप वाली लोकेशन है, और ये वाली जो है ना ये आपके पास लेफ्ट वाली लोकेशन है। ठीक है, तो ये चीज है बेसिकली। अभी मैं नेक्स्ट आपको ये यहाँ तक समझ आया है, उससे नेक्स्ट में मैं आपको बताती हूँ कि सॉल्व हमने करना किस तरह अगर हमें दो स्ट्रिंग्स गिवन होगी तो। ये फॉर्मूला यूज Yes, होगा ma'am. और लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। जब दो स्ट्रिंग्स मैच होंगी तो हमने डायगोनल पे देखना है कि कौन सी वैल्यू पड़ी है, उसके अंदर वन ऐड करना है। और अगर दो स्ट्रिंग्स मैच नहीं होंगी तो हमने टॉप वैल्यू और लेफ्ट वैल्यू में से मैक्सिमम वाला चूज करके वहां पे प्लेस करना होगा। अब ये देखिए, ये दो आपको स्ट्रिंग्स गिवन है, ए बी सी एफ और सेकेंड वन इज ए सी एफ। तो ए बी सी एफ जो है ना वो आपके पास फर्स्ट स्ट्रिंग है, तो फर्स्ट स्ट्रिंग को आपने रोज में अरेंज करना है। और जो आपके पास सेकेंड स्ट्रिंग है ना उसको आपने कॉलम्स में अरेंज करना है। लेकिन एक रो और एक कॉलम आपने एक्स्ट्रा बनाना है। ठीक है, मैं अभी आपको बताती हूँ। इसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं, फोर है ना। तो इसका मतलब है फोर प्लस वन, फाइव हमने रोज बनानी है। और इसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं, सेकंड वाली स्ट्रिंग के अंदर जो भी फर्स्ट स्ट्रिंग गिवन होगी उसको रोज बनाना है प्लस वन करके, और जो भी सेकंड स्ट्रिंग गिवन होगी उसको आपने कॉलम्स उतने बनानी है प्लस Three वन plus करके। one. फोर कॉलम्स बनेंगे और फाइव रोज बनेंगे। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता देती हूँ। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये आप एक मिनट में करते हैं। तो ये आपके पास फाइव रोज हो गई और कॉलम्स आपके पास कितने बनने हैं, फोर बनने हैं। अब एक रो और एक कॉलम मैंने आपको बताया कि आपने एक्स्ट्रा बनाना है। यहाँ पे पहले तो आपने रोज में अपने लिख लेने हैं, ए बी सी एफ गिवन है ना फर्स्ट पेन में, वो आपने लिख लेना है रोज के अक्रॉस। ये जीरो वाला रो है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे ए बी सी और एफ। ठीक है, फिर ये एक एक्स्ट्रा कॉलम है जो हमने बनाया था, इसमें भी आपने कुछ नहीं लिखना। और सेकंड स्ट्रिंग में क्या गिवन था, ए सी एफ गिवन था, तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना ए सी और एफ। अब फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट रो को भी और फर्स्ट कॉलम को भी जीरो से फिल कर देना है। क्योंकि ये जीरो वाला कॉलम चल रहा है इसे जीरो से कर दिया, फिर ये जीरो वाली रो चल रही है तो इसको भी हमने जीरो से फिल कर दिया। अब हमने वो काम करना है जो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं गिवन था कि आपने एलसीएस की वैल्यू हर सेल के अंदर प्लेस करनी है। और प्लेस किस तरह करनी है कि अगर दो करेक्टर्स मैच कर रहे हैं तो डायगोनल पे जो भी वैल्यू पड़ी है उसमें वन प्लस करना है। और अगर दो करेक्टर्स मैच नहीं कर रहे तो आपके पास टॉप और लेफ्ट पे जो वैल्यू पड़ी है उसमें से मैक्सिमम वाली आपने पिक करनी है। अब यहाँ से अगर हम स्कैनिंग स्टार्ट करें तो ये इधर भी ए है और इधर भी ए है, इसका मतलब क्या है कि करेक्टर्स मैच हो रहे हैं। करेक्टर्स मैच में हमें क्या करना है कि डायगोनल पे जो वैल्यू पड़ी है उसके अंदर वन ऐड करना है। डायगोनल पे इसका क्या है आपके पास, देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू लिखनी है ना इस वाली जगह पे। तो आपके पास यानी जहाँ पे ये ए और ए का जो भी सेल बन रहा है, तो डायगोनल पे जीरो पड़ा हुआ है तो जीरो में वन प्लस करेंगे तो इधर वन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने रो वही चलानी है, कॉलम आगे आगे देखना है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, सी है। तो ये करेक्टर्स मैच नहीं हो रहे। करेक्टर्स जब मैच नहीं हो रहे तो हमें क्या करना है, टॉप वाली वैल्यू देखनी है और एक लेफ्ट वाली देखनी है। इसमें से मैक्सिमम कौन सी है, वन है, तो One. आपने मैक्सिमम वाली चूज करके यहाँ पे आप लिख देंगे वन। नेक्स्ट आए तो आपके पास ए है और एफ है, ए एफ अगेन मैच नहीं हो रहे, तो टॉप में से और लेफ्ट में से मैक्सिमम वाली चूज कर लेनी है, वो क्या हो जाती है, वन। ठीक है, नेक्स्ट मुझे बताएं क्या होगा, इधर बी है और इधर ए है, तो इधर मैं क्या लिखूं,
मैच कैरेक्टर्स नहीं हो मैच रही हो तो रहे हैं? हाँ, मैच नहीं हो रहे तो मैक्सिमम वाला उठा लेंगे, टॉप और लेफ्ट में से देख के। तो टॉप पे मैक्सिमम 1 पड़ा हुआ है तो उधर भी 1 आ जाएगा। अब अगेन हम जब इधर आए, बी है और सी है, तो अगेन ये मैच नहीं हो रहे। टॉप और लेफ्ट देखेंगे, दोनों जगह पे 1 ही पड़ा हुआ है, तो वही मैक्सिमम है, तो वही हम लिख देंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आए तो इधर बी है और इधर एफ है। अगेन ये मैच नहीं हो रहा, तो लेफ्ट में से और टॉप में से हमने मैक्सिमम वाला चूज कर लेना है, दैट इज 1। अब हम इधर आएंगे, सी है, सी और ए। सी और ए अगेन मैच नहीं हो रहा, तो इधर क्या आएगा, इस इंडेक्स पे वैल्यू क्या आएगी, देखिए सी 1 आ है ना जाएगी। ये, और ये ए है। हाँ, ये मैच नहीं हो रहे, तो टॉप पे से और लेफ्ट में से मैक्सिमम वाला पिक कर लेना है, यानी कि 1। अब क्या है कि आपके पास सी है और ये भी सी है। अब आपके पास करेक्टर्स मैच हो रहे हैं, तो फिर इधर क्या आएगा, अगर करेक्टर्स मैच हो रहे हैं तो 1 आएगा मैम। नहीं ना, देखिए करेक्टर्स मैच हो रहे हैं तो आपने डायगोनल पे देखना है, क्या यहाँ पे वैल्यू प्लेस करनी है ना। लेकिन आपने करेक्टर्स मैच हो रहे हैं तो इसके डायगोनल पे जाना है। डायगोनल पे क्या पड़ा हुआ है, 1। 1 में 1 ऐड करना है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जब करेक्टर्स मैच होंगे तो आपने डायगोनल में +1 करना है। समझ आई ना ये चीज? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है, अगेन मैच नहीं हो रहे, तो 2 और 1 में से मैक्सिमम पिक कर लेना है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ए, ये अगेन मैच नहीं हो रहे, तो 0 और 1 में से मैक्सिमम वाला चूज कर लेना है, यानी कि 1। फिर यहाँ पे एफ है और यहाँ पे सी है, तो दोनों मैच नहीं हो रहे, इन दोनों में से मैक्सिमम वाला चूज कर लेना है, तो क्या आएगा यहाँ पे, 2। 2 आ जाएगा। बाकी को समझ आ रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा हो साथ साथ पूछें, ठीक है। इसमें आपका मैंने एक ओपन बुक क्विज ही लेना है इसके बाद इस लेक्चर में से। अब यहाँ पे देखें, आपके पास एफ है और यहाँ पे भी एफ है, ठीक है। तो करेक्टर्स मैच हो रहे हैं, तो जब करेक्टर्स मैच हो रहे होंगे तो फिर क्या आएगा यहाँ पे, 3 आएगा मैम। हाँ, करेक्टर्स जब मैच हो रहे हैं तो डायगोनल पे देखना है। डायगोनल पे इसका क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 2 पड़ी हुई है, 2 में +1 करेंगे तो 3 आ गया। अभी ये जस्ट जो हमने ये काम किया ना, यहाँ तक हमें सिर्फ ये पता चला है, जो लास्ट में आपकी वैल्यू आएगी ना, लास्ट वाले इस इंडेक्स पे, उससे हमें जस्ट ये पता चल रहा है कि हमारे पास 3 करेक्टर्स सेम आ रहे हैं इस इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर, यानी इसके लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की जो लेंथ है वो 3 है। वैसे भी अगर आप यहाँ से अंदाजा लगाएं तो ACF ही बन रहा है ना, इसकी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर। पहले ए कॉमन आ रहा है, फिर सी और फिर एफ। तो अभी तक हमें सिर्फ ये पता चला है कि आपके पास जो लेंथ है ना आपके लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की, वो 3 है। अब हमने ये देखना है कि आपके पास कौन कौन से करेक्टर्स मैच कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये तो चलें थोड़ी छोटी स्ट्रिंग है। अगर आपको कुछ बड़ी स्ट्रिंग गिवन है जिसके अंदर जैसे ये वाले थे, इसके अंदर पहला वाला ए इंक्लूड हो रहा था लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस में, दूसरा वाला नहीं हो रहा था, तो वो चीज हमें कैसे पता चलती है, तो ये जो मैं अब स्टेप करने लगी हूँ ना, उससे आपको पता चलेगी। इसमें अब हमने क्या करना है, हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास 3 करेक्टर्स जो हैं वो कॉमन आ रहे हैं, तो हमने एक अरे बना ली 3 साइज की, जिसके अंदर हम अपने करेक्टर्स को प्लेस कर देंगे। लेकिन प्लेस करना एंड से स्टार्ट करना है, क्योंकि हम एंड से 3 से ऑनवर्ड्स आगे जाएंगे, तो जो पहला करेक्टर अब मैच होगा उसको हमने सेकेंड इंडेक्स में इधर प्लेस करना है। अच्छा, अब इसकी जो हमने डिकोडिंग करनी है उसका क्या तरीका है, कि आपने ये देखना है कि अगर आप जब भी आप यहाँ से आपने स्टार्ट करना है इस ट्री से, ट्री के पहले तो हम डायगोनल को भी देख रहे थे और टॉप और लेफ्ट को भी देख रहे थे, लेकिन ये जो मैं सेकंड स्टेप करने जा रही हूँ ना, जिसके अंदर हम करेक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं कि स्पेसिफिक कौन से करेक्टर्स मैच कर रहे हैं, उसके लिए आपने सिर्फ टॉप और लेफ्ट को देखना है। टॉप और लेफ्ट में आपने देखना है, अगर तो कोई ऐसी सेम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है टॉप में या लेफ्ट में, तो आपने उसकी तरफ चले जाना है। और इसका क्या मतलब होगा कि कोई वैल्यू मैच नहीं हुई, क्योंकि जब वैल्यू मैच होती थी तो तब हम मैक्सिमम वाला तो नहीं चूज करते थे ना। लेकिन अगर आपके पास आपने टॉप और लेफ्ट में देखा और आपके पास कोई वैल्यू सेम नहीं आ रही उसके, तो देन इसका क्या मतलब है कि ये वैल्यू डिफरेंट किस तरह आई होगी, कि इसके अंदर 1 प्लस हुआ होगा। तो 1 का प्लस होता है जब करेक्टर्स मैच होते हैं, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये एक स्पेसिफिक करेक्टर मैच हुआ होगा, जिसकी वजह से ये वैल्यू में इंक्रीमेंट आया हुआ है, वो करेक्टर हमें मिल जाएगा, फिर हमने डायगोनल की तरफ मूव करना है।
जैसे यहाँ से अब अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले थ्री से स्टार्ट करना है। थ्री के टॉप पे और लेफ्ट पे देखिए कोई थ्री एग्जिस्ट कर रहे हैं। थ्री के टॉप पे भी टू है ये, और थ्री के लेफ्ट में भी टू है यानी कि ये, तो इसका मतलब है कि कोई थ्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि ये वैल्यू थ्री कैसे आई होगी, डायगोनल में प्लस वन करके आई होगी, और डायगोनल में प्लस वन कब होता है, जब करेक्टर्स मैच होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एफ लिखा हुआ है और जो यहाँ पे एफ लिखा हुआ है ये बेसिकली मैच हुआ था, तो यहाँ पे हमारे पास ये एफ एक ये भी एलसीएस में काउंट हो रहा है। और जब करेक्टर्स मैच हो जाएंगे तो हमने किधर मूव कर जाना है, डायगोनल की तरफ। ये एरो जो मैं लिख रही हूँ डायगोनल की तरफ, ये इसलिए बता रही हूँ कि अब हमने डायगोनल की तरफ जाना है। डायगोनल की तरफ जब हम गए तो उधर क्या पड़ा हुआ है, टू पड़ा हुआ है। टू के आप टॉप पे और लेफ्ट पे देखें कोई टू एग्जिस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहा, दोनों तरफ वन है। तो अगेन इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई वैल्यू सेम आई होगी जिसकी वजह से हमने एक इंक्रीमेंट किया तो ये टू आ गया। तो ये टू जिस इंडेक्स के अक्रॉस एग्जिस्ट कर रहा है, यानी देखें टू को कॉलम में देखें तो इधर सी पड़ा हुआ है, टू की रो में देखें तो इधर सी पड़ा हुआ है। इसका मतलब है सी जो है वो भी एलसीएस के अंदर काउंट हो रहा है। और अगेन अब हमारे पास क्योंकि ये चीज जो है ये कॉमन आया था करेक्टर, तो हमने किधर मूव कर जाना है, डायगोनल की तरफ मूव कर जाना है। डायगोनल पे जब हम दोबारा गए तो अब जिस डायगोनल पे हम आए हैं उधर क्या पड़ा हुआ है, वन पड़ा हुआ है। तो वन के टॉप और लेफ्ट पे देखें कि क्या कोई वन एग्जिस्ट कर रहे हैं, या आप मुझे बताएं। वन के टॉप पे और लेफ्ट पे कोई वन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस वाले वन पे। अब हम इधर आ गए हैं ना, इसके टॉप पे देखें ना क्या वैल्यू पड़ी हुई है, और लेफ्ट पे देखें तो सेम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, कर रही है ना। हाँ ना, वन वन, तो वही ना, तो वन सेम ही हुआ ना। नो मैम, टॉप पे टॉप और वन लेफ्ट है पे और तो हमने लेफ्ट पे देखना है इसके ना। जीरो है। हाँ, तो अगर तो वैल्यू सेम एग्जिस्ट कर रही है तो हमने पहले ही दफा ना उस वैल्यू की यस तरफ मैम। चले जाना है, डायगोनल पे नहीं जाना। तो अब हमारे पास वन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम ऊपर चले जाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई वैल्यू मैच नहीं हुई, और मैच वैल्यू कब होती है, जब हम डायगोनल की तरफ जाते हैं। अब जब हम यहाँ पे जब आए हैं तो वहां पे क्या पड़ा हुआ है, वन है। वन के टॉप और लेफ्ट पे देखेंगे क्या कोई वन एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि ये वन कैसे आया होगा, डायगोनल में हमने इंक्रीमेंट किया होगा। तो हम एक तो डायगोनल की तरफ चले गए, दूसरा डायगोनल में इंक्रीमेंट कब होता है, जब आपके दो करेक्टर्स मैच होते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ए और ये ए आपस में मैच हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमें थर्ड करेक्टर मिल गया ए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आपका ये टेबल ही खत्म हो गया तो फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहली दफा में आपने जो फिलिंग करनी है ना टेबल की, उसके अंदर आपने करेक्टर्स को बारी बारी देखना है। अगर तो करेक्टर मैच हो रहा है तो डायगोनल में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसके अंदर वन ऐड करना है। अदरवाइज आपने टॉप और लेफ्ट में से मैक्सिमम वैल्यू पिक करके उधर लिख देनी है। जब हमारे ये सारी वैल्यूज फिल हो जाएंगी, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने स्कैनिंग करनी है कि बेसिकली हमारे कौन कौन से करेक्टर्स मैच हुए थे। तो वो जो लास्ट हमारे पास वैल्यू आई होगी ना, जैसे इसमें थ्री आई थी, वहां से स्टार्ट करनी है और टॉप और लेफ्ट एलिमेंट को देखना है। अगर टॉप और लेफ्ट में कोई सेम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो हमने उसकी तरफ चले जाना है, और सेम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई करेक्टर मैच नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई सेम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब है ये वैल्यू डिफरेंट कैसे हुई, कि इसका कोई करेक्टर मैच हुआ होगा, मतलब ये करेक्टर मैच हुआ होगा, यहाँ पे हमने वन प्लस किया होगा जिसकी वजह से वैल्यूज सेम हुई है। तो एक तो हमें ये पता चल जाएगा कि करेक्टर कौन सा स्पेसिफिकली मैच हुआ, वो हम लिख देंगे अपनी रिजल्टेंट अरे के अंदर, और फिर हमने डायगोनल डायरेक्शन में मूव कर जाना। लेकिन अगर कोई सेम मिल जाती है तो फिर आपने उस डायरेक्शन में मूव करना होगा, जैसे कि हमने ये इस स्टेप में किया था। ये वाला जो बीच में स्टेप आया था ना, इसमें किया था। इसमें कोई प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट जो आपके पास स्लाइड्स हैं उसके अंदर यही सारा मेथड एक्सप्लेन हुआ है। इसके अंदर बहुत से फॉर्मूलाज लिखे होंगे कि हम, क्योंकि वो ना हर स्टेप पे इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके बता रहे हैं कि आई माइनस वन कौन सी इंडेक्स बनेगी, जे माइनस वन कौन सी इंडेक्स बनेगी। लेकिन आपने इसको सॉल्व बेसिकली इसी तरह करना है जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है।
तो ये बस उन्होंने वही लिखा है कि आपने दो स्ट्रिंग्स जो कंसीडर की उनके जो नंबर ऑफ लेंथ्स आपने देख लेनी है क्या है। फिर आपने रोज कितनी इस टेबल की बनानी है जब हमने एलसीएस के लिए बनाना है। फर्स्ट स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसमें +1 करके कॉलम्स कितनी बनानी है, सेकंड स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसमें +1 करके कॉलम्स बनानी है। ये हमने बना लिए रोज और कॉलम्स। फर्स्ट रो को 0 से फिल कर देना है, फिर फर्स्ट कॉलम को 0 से फिल कर देना है। ये वाली चीज आप बेशक सोल्यूशन में ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सिर्फ आपको वो साथ साथ बता रहे हैं कि किस तरह से हम फिलिंग कर रहे हैं इसके अंदर वैल्यूज की। वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने करना क्या है। तो ये इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वही काम सारा हुआ हुआ है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, 3 आ गया यहाँ पे। अब हमें पता चल गया कि जो है ना आपके पास 3 जो कैरेक्टर्स हैं वो मैच हो रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो हमने 3 साइज की एक एरे बना ली। अब हमने ये स्पेसिफिकली चेक करना है कि कौन से कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं अंदर। तो उसके लिए भी यही अ, ये वैसे आप ना जो मैंने आपको समझाया उसी से रखें यहाँ से, क्योंकि वो काफी ये इसमें कोड के साथ बताया हुआ है तो वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो एट दी एंड हमें जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस मिला है इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर वो क्या है, ACF है। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? आया वो कौन सा है? आप लोगों ने जो मैंने अभी सॉल्व किया उसका ना इमेज ले लेते लिया है उसकी स्क्रीनशॉट जो अपने पास सॉल्व करना है उसे? यस मैम, सॉल्व किए। कर लिया है? चलो ठीक है। यस मैम। अच्छा, ये जो अभी हमने मैंने आपको सारा मेथड बताया ना लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस फाइंड आउट करने का, ये उसका इम्प्लीमेंटेशन बताई हुई है कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें कोड में तो वो किस तरह की इसकी होगी। सबसे पहले जो इम्प्लीमेंटेशन बताई हुई है ना वो रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन बताई हुई है, यानी रिकर्जन की बेस पे बताई हुई है। रिकर्जन क्या होता है आप बताएं नोमान, व्हाट इज रिकर्जन? बाकी भी कुछ पार्टिसिपेट कर लें, आप लोग के लिए भी है। मैम जब फंक्शन कॉल होता है एक सेम फंक्शन है तो उसे रिजर्वेशन कहते हैं। हाँ, मतलब सेम फंक्शन, मतलब उसी फंक्शन के अंदर जब हम उस फंक्शन को अगेन कॉल कर रहे हैं तो उसको हम कॉल करते हैं उससे उसका भी। रिकर्जन कहेंगे। ठीक है, अभी हमने जब स्टार्ट में ये लेक्चर स्टार्ट किया था ना डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला, तो उसमें हमने देखा था कि वो जो फिबोनाची सीरीज वाली मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, वो हम जब रिकर्जन के थ्रू कर रहे थे तो उसके अंदर नंबर ऑफ कंप्यूटेशन ज्यादा थी, क्योंकि वो बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही थी। ठीक है, लेकिन जब हमने उसको कहा कि इस किस्म की चीजों को हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको एलसीएस अभी समझाया है इसके अंदर डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैसे यूज हो रही है, इसमें कुछ समझ आ रही है कि किस तरह से डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? यानी देखिए, हम जो अगला एलिमेंट मतलब हर हम जो भी अगले इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं एलसीएस की, उसके लिए हमें जो प्रीवियस वैल्यूज आई थी उनको देखना पड़ रहा है ना, या तो हम टॉप लेफ्ट को देख रहे हैं या हम डायगोनल को देख रहे हैं। तो इसका वही मतलब है कि कुछ सोल्यूशन ओवरलैपिंग है जिसको हमें बार बार यूज करना पड़ रहा है। तो हमने पहले से ही उन सोल्यूशंस को जो वैल्यूज आई थी हम स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि जब हमें इन नेक्स्ट स्टेप जरूरत पड़ेगी तो हम वहीं से इसको रिट्रीव कर लेंगे। तो इसके अंदर इस तरह से डायनामिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अच्छा, तो फर्स्ट जो इम्प्लीमेंटेशन है वो रिकर्जन के थ्रू बताई हुई है।
लेकिन रिकर्जन के थ्रू आप देखेंगे कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा आ रही है, 2 रेज टू द पावर n की फॉर्म में आ रही है। 2 रेज टू द पावर n जो है ना वो बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये एक्सपोनेंशियल में केस चला जाता है, मीन्स के ये एग्जीक्यूट होने में ये एल्गोरिदम बहुत ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि बार बार रिकर्जन कॉल्स हो रही हैं। और अगर फर्ज करें हमने एलसीएस ऑफ ये 3 फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए पहले 2 फाइंड आउट हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, जो काम पहले से हो चुका है वही बार बार रिपीट हो रहा है। ये मैं अभी कोड बताती हूँ, उस कोड में क्या लिखा हुआ है। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू इसकी इम्प्लीमेंटेशन बताई हुई है, दैट इज मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू रिकर्सिव एल्गोरिथम्स। डायनामिक प्रोग्रामिंग में हमने वही किया है कि हमने एक 2 डायमेंशनल अरे ले लिया है, जहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट की है एल ऑफ n+1 और n+1, और उसके अंदर हम अपनी वैल्यूज को कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, ये रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन अगर हम इसकी देखें तो सबसे पहले तो ये हमारे पास एक हमने जो मैक्सिमम वैल्यू नहीं चूज करनी टॉप और लेफ्ट में से, उसको करने के लिए हमने एक मैक्स का फंक्शन बना लिया है, जिसके अंदर हम अपने दो वेरिएबल्स जो है ना एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं। ये ए बी में वही चीज आ रही है जो एलसीएस की वैल्यूज नहीं थी 1 0, वो चीज आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने अपना एलसीएस का फंक्शन बनाया है, जिसके अंदर हम पास क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई क्या है, हमारी वो दो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। एम और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तो ये जीरोज हैं, यानी कि जीरो है मीन्स कि आपके पास नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स नहीं है, तब तो आपने जीरो रिटर्न करना है। एल्स ये दोनों कंडीशंस लगाएंगी कि अगर आपके पास एक्स एक्स पे आपके पास फर्स्ट स्ट्रिंग का करेक्टर पड़ा हुआ है ना, और वाई पे आपके पास सेकंड स्ट्रिंग का करेक्टर पड़ा हुआ है, अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं तो आपने फिर क्या करना है, डायगोनल के अंदर 1+ करना है। तो यहाँ पे एलसीएस का फंक्शन दोबारा कॉल हुआ है, जिसमें ये फर्स्ट स्ट्रिंग को भी ले रहे हैं, सेकंड स्ट्रिंग को भी ले रहा है, क्योंकि देखें जो आप डायगोनल के अंदर 1+ करते हैं ना, ये वन का इफेक्ट फर्स्ट स्ट्रिंग की वजह से भी आया हुआ है, और सॉरी यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग है रो में, फर्स्ट स्ट्रिंग की वजह से भी आया हुआ है और सेकंड स्ट्रिंग की वजह से भी आया हुआ है ना, यानी दोनों इसमें इंक्लूडेड है। तो इसलिए हमने एलसीएस का फंक्शन अगेन कॉल किया, जिसके अंदर हम दोनों स्ट्रिंग्स ले रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स उसके जितने थे। एल्स हमने क्या करना है कि अगर आपके पास दोनों करेक्टर्स मैच नहीं हो रहे, तो हमने इन दोनों में से मैक्सिमम वाला चूज करना है, तो यहाँ पे वो काम हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एलसीएस का फंक्शन 2 दफा दोबारा अपने आप को ही कॉल कर रहा है, तो रिकर्जन इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर इम्प्लीमेंट हुई है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपका मैक्स का फंक्शन डिफाइन हुआ है कि मैक्स का फंक्शन क्या है, ये आपके पास इफ एल्स की कंडीशन लगी हुई है। इफ एल्स हम इफ एल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या ये आपको पता होगा क्वेश्चन मार्क और कॉलन जो है ये भी इफ एल्स को ही डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जस्ट ये लिखा हुआ है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए रिटर्न कर देना है, एल्स आपने बी रिटर्न कर देना है। और ये जो है ना आपके पास, ये आपके पास मेन फंक्शन है। मेन आपको पता है कि मेन के अंदर आपका जो मेन काम हो रहा है वो हो रहा होता है। इसके अंदर हमने दो स्ट्रिंग्स पास की हैं, स्ट्रिंग्स की लेंथ ली एम और एन के अंदर। फिर हमने ये एलसीएस लिखा कि लेंथ ऑफ एलसीएस क्या होगी, और साथ ही हमने एलसीएस का फंक्शन कॉल कर दिया। तो जब भी एलसीएस का फंक्शन जैसे इस मेन के अंदर कॉल होगा, ये सबसे पहले ऊपर जाएगा, ये सारे काम एग्जीक्यूट करेगा, और इस काम में अगर मैक्स की जरूरत पड़ रही है तो ये इधर आके मैक्स के अकॉर्डिंग इसको चलाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू रिकर्सिव अप्रोच। लेकिन इस केस में अगेन नंबर ऑफ कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा है, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक्सपोनेंशियल में जा रही है, यानी 2 रेज टू द पावर n में जा रही है, दैट इज अ वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब होता है, आप बताएं सालेहा। Yes, ma'am. वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है, मैम रिपीट करें क्वेश्चन, वर्स्ट केस का क्या? आपकी आवाज बहुत मैं आहिस्ता आ कह रही रही है। हूँ वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है।
वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी किसको समझ आ रही है, इसका क्या मतलब होगा? ये जो शुरू में मैंने आपको नहीं बेस्ट एवरेज वर्स्ट केस बताए थे, उसके लिहाज से सोचना है ना। ये ना, ये तो बहुत बेसिक चीज है स्पोर्ट्स की, ये आपको पता होनी चाहिए। ये आपको शुरू के लेक्चर्स में बताया भी था। रेहान है अभी इस वक्त ऑनलाइन? शुरू में तो था रेहान, आप बताएं। आवाज आ रही है वैसे मेरी, या नहीं आ रही? आप बताएं नुमान, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है? अच्छा, वर्स्ट केस क्या होता है? वर्स्ट केस बता दें क्या होता है, ये तो मैंने शुरू के लेक्चर्स में बताया था। मैम जिसमें हाँ बताएं, चलें आप ही बता दें। यस मैम, मैम जिसमें टाइम जो है वो ज़्यादा, मैम जिसमें टाइम टाइम ज्यादा कंज्यूम लगेगा, होता है और वर्स्ट। इसमें बिग ओ नोटेशन और ओ नोटेशन पढ़ते हैं, वो है वर्स्ट केस। आप अनीका हैं? असल में यहाँ से वो मैंने स्लाइड शो लगाया हुआ ना, नजर नहीं आ रहा कौन बोल रहा है। अनीका आप बोल रही हैं? अच्छा बताया इसने, ठीक है चलो जो भी थी। वर्स्ट केस, वर्स्ट से वर्स्ट का क्या मतलब होता है? जो बुरी चीज होती है। तो वर्स्ट केस का क्या मतलब है कि ऐसा एल्गोरिदम जो कि वर्स्ट टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है जो एग्जीक्यूट होने में। कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब होता है कि आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आपके एल्गोरिदम आपका कितना कॉम्प्लेक्स है। तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि मैक्सिमम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी इस एल्गोरिदम की। बेस्ट एवरेज वर्स्ट केस नहीं डिस्कस किए थे शुरू में? ये आपका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछे तो आपको यही नहीं पता, तो इट मीन्स कि आपने फिर इस कोर्स में कुछ भी नहीं पढ़ा। तो बेस्ट एवरेज वर्स्ट केस तो डिफाइन करें ना, सिर्फ मैंने आगे कॉम्प्लेक्सिटी बोल दिया था, तो उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि वर्स्ट टाइम में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। ठीक है। तो बेस्ट केस आपका ये होता है कि मिनिमम टाइम कितना ले रहा है कि एल्गोरिदम चलने में। वर्स्ट केस का मतलब होता है कि मैक्सिमम टाइम कितना ले रहा है कि एल्गोरिदम चलने में। और एवरेज केस होता है कि एवरेज अमाउंट ऑफ कितना टाइम ले रहा है कि एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होने में। ठीक है। यस मैम। यस। तो टू रेस टू द पावर एन जो है, ये तो वर्स्ट बना ना, कि ये टू रेस टू द पावर एन एक्सपोनेंशियल में जा रहा है। इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में ये एल्गोरिदम। तो इसलिए ये इसका क्या है, वर्स्ट केस में कंसीडर होगा। जो नेम होते हैं ना चीजों के, उनसे थोड़ा सा सीक्वेंस बना के याद रखा करें ना, इतना तो फिर नहीं याद होता। ठीक है। तो वर्स्ट का मतलब भी बुरा होता है, तो आपने उससे याद रखना है कि यानी जो एल्गोरिदम मैक्सिमम टाइम ले रहा है चलने में, वो आपके पास वर्स्ट केस में आता है। अब वर्स्ट केस कब हो सकता है, वो कह रही है कि फर्स्ट करें कि व्हेन ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ एक्स एंड वाई मिसमैच। कि एक्स और वाई दोनों, दो स्ट्रिंग्स है ना जो हमने ली थी, जिसको हम एक्स और वाई कह रहे थे, उसके अंदर कोई भी करेक्टर सेम नहीं आ रहा। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे अगर ये पूरा कोड चलता रहेगा, एट दी एंड आपके पास कोई भी एल्गोरिदम, कोई भी करेक्टर जो है वो सेम नहीं आता, और इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाती है, तो इसका मतलब है कि आपके पास अ, ये वर्स्ट केस इस तरह, मतलब इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिहाज से वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि जब कोई भी करेक्टर आपका मैच नहीं हो रहा स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ पे क्या आ रहा है अब आपके पास, क्योंकि ओके हमने मैम। देखा कि रिकर्सिव अप्रोच में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा आई थी, तो हमने इसको डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू अब हम सॉल्व कर रहे हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग वही वाला मेथड है जो भी मैंने आपको बताया था। इसका कोड में देखिए क्या हुआ हुआ है, अगेन वही एक मैक्स का हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे मैक्स का फंक्शन, सॉरी यहाँ पे डिफाइन ये डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि मैक्स में बेसिकली हो क्या रहा है कि जो दोनों हमें करेक्टर्स गिवन है ना, जो दो आएंगे एलसीएस की वैल्यू, तो उसमें से हमें मैक्सिमम वाला रिटर्न करना है। और जो मेन एलसीएस वाला काम है ना, जो हम टेबल बना के कर रहे थे, वो इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हो रहा है। इसमें हमने क्या किया कि हमने एक फंक्शन बनाया है एलसीएस का। उसके अंदर हमने वही जैसे पीछे किया था ना, स्ट्रिंग्स पास की दोनों,
नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स पास किए, ठीक है। अब इस एल के अंदर हमने इसको एम, अब ये एल क्या है, वो जो हम पूरा टेबल बना रहे हैं ना, 2 डायमेंशनल टेबल जिसके अंदर रोज और कॉलम्स आ रही हैं, ये वो डिक्लेयर करवाया हुआ है। इसको हमने m+1 और n+1 क्यों किया है? मतलब जो अभी मेथड आपको मैंने समझाया ना, उसके हिसाब से बताएं कि इसको, इसमें हमने जैसे समझ आ ही गया होगा, वन ऐड इसलिए कर रहे हैं, वो जो मैंने आपको शुरू में बताया था, एक एक्स्ट्रा रो और एक एक्स्ट्रा कॉलम बनानी है जिसको जीरो से फिल करना है। तो वो वाला काम यहाँ पे हो रहा है कि हमने एक एलसीएस के लिए टेबल क्या कहना चाहिए, इनिशियलाइज करा दिया। और वो टेबल बेसिकली किसके थ्रू हम इनिशियलाइज करा रहे हैं, ये बताएं, ये है क्या चीज, इस तरह की क्या चीज होती है प्रोग्रामिंग में कि ये एक नेम लिखा हुआ है, आगे 2 ब्रैकेट्स हैं। ये वाली चीज, ये ब्रैकेट्स जो हैं, ये किस में यूज होती हैं C++ में? मैम ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये वाली। अरे के लिए। अरे के लिए यूज होती है ना, तो ये यस वाली मैम। इसका मतलब है यहाँ पे हमने एक 2 डायमेंशनल अरे डिक्लेयर करवाई हुई है, क्योंकि 2 डायमेंशन है ना, रोज वाली भी है और कॉलम्स वाली भी है। तो ये हमने +1 और +1 इसमें इसीलिए किया है क्योंकि मैंने आपको बताया यस था कि मैम। एक रो और एक कॉलम आपने एक्स्ट्रा बनाना है, ठीक है। फिर हमने ये लूप चलाया, एक रोज के लिए लूप चलाया, एक कॉलम्स के लिए लूप चलाया, और अंदर वही काम हो रहा है कि अगर तो आपके पास दोनों जीरो हैं तो देन इसका मतलब है आपने जीरो ही रिटर्न करना है। अगर आपके पास एक्स और वाई पे जो करेक्टर उस वक्त आ रहा है वो मैच हो जाता है, तो आपने डायगोनल के अंदर +1 करके उसको रिटर्न करना है। एल्स आपने क्या करना है कि टॉप में से और लेफ्ट में से मैक्सिमम वाला एलिमेंट चूज करना है। और फिर एट दी एंड ये पूरी जो भी एलसीएस का टेबल बन जाएगा उसको हमने रिटर्न कर देंगे। L(m)n का मतलब है कि वही जो लास्ट आपके पास आएगा ना टेबल, जिसके अंदर 4, जैसे इस केस में ये 3 वाला इंडेक्स आ रहा था, 4 3 है, सॉरी इंडेक्स तो ये 4 और 3 बनता है ना। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे करेक्टर्स लिखवाए थे, मैंने शायद अपना वाला तो डिलीट कर दिया, तो मैं, अच्छा, मैंने यहाँ पे करेक्टर्स लिखवाए थे ना, आप देख रहे थे, आपको अगर याद हो तो। इन्होंने यहाँ पे इंडेक्सेस लिखे हुए हैं, तो आप इंडेक्सेस के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स के थ्रू करते हुए ना साथ ही इधर करेक्टर भी जरा लिख के मेंशन कर दिएगा ताकि आपकी कोई गलती ना हो। मीन्स के इंडेक्सेस में आपको याद नहीं रहेगा ना कि ये ए मैच हो रहा है तो डायगोनल में ही +1 करना है। कैरेक्टर्स लिखे हो तो ज्यादा आपको इजीली समझ आ जाती है चीज। तो बेशक इंडेक्सेस भी लिख दें और साथ में यहाँ पे ये A B C F और यहाँ पे जैसे ACF है, कैरेक्टर्स भी लिख दें ताकि आपको एग्जैक्टली देख के साथ समझ आ जाए कि ये ए और ये ए जो है वो मैच हो रहे हैं, तो हमने डायगोनल में +1 करना है। और अगर मैच नहीं हो रहे तो हमने टॉप और लेफ्ट में से मैक्सिमम वाला चूज करना है। ठीक हो गया मैम। एक्चुअली जी। मैम, मैम मेरी अभी स्टैट की क्लास है। मैम क्लैश आया हुआ है, वो मैम मैंने मैम को मेल भी की थी बट अभी तक कोई वो हुआ नहीं है, तो मैम अगर इजाजत दें तो मैम ले लूं। अभी कितने बजे है, 10 बजे है? 9 मैम, 9 बजे से 11 बजे तक मैम सेम स्लॉट पे है। अच्छा, ये एक तो मैम जो रिप्लाई करेंगी आपने फिर मुझे बता देना है, लेकिन कुछ क्लैश का वो क्या कहती हैं, ठीक है, उसके हाथ से मैनेज कर लेंगे आज के लिए। चलें फिर, आप हाफ क्लास उधर ले लें, लेकिन इसकी आपने रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, और ओके। मैं क्विज अपलोड करूंगी ना, वो आपने, मैं टाइम दूंगी शाम तक का, तो उस टाइम में आपने उसको सॉल्व करके मुझे रिटर्न कर देंगे, ओके मैम। ठीक है। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। नाम क्या है आपका, है कौन, मुझे मैम जाशीर, जाशीर अब्बास। ठीक है, ठीक है। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे इन्होंने, अब ये तो मेन वो आ गया था, और यहाँ पे इन्होंने वही मेन का फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जैसे रिकर्सिव में था कि हमने एक मेन का फंक्शन डिफाइन किया जिसके अंदर हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, और m और n के अंदर हमने इन x और y जो स्ट्रिंग्स थी उनकी लेंथ ले ली है। और यहाँ पे जैसे ये वो मेन का फंक्शन तो एज इट इज है जैसे रिकर्सिव में था यहाँ पे, ठीक है, वैसा ही है। इसका एनालिसिस क्या आएगा, इसमें आप देख सकते हैं कि रो वाइज भी चल रहे हैं हम और कॉलम वाइज भी चल रहे हैं, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कह लें या इसका एनालिसिस जो है वो आएगा O(mn).
M इज फॉर रोज और N इज फॉर कॉलम्स, कि आपके जितने नंबर ऑफ रोज और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतनी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी को हमने ये बिग ओ नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एज कम्पेयर टू रिकर्सिव अप्रोच ये कॉम्प्लेक्सिटी कम है, वो 2 रेज़ टू द पावर n थी ना, वो ज्यादा है, तो इसके अंदर m और n आ रहा है, तो ये एज कम्पेयर टू रिकर्सिव अप्रोच के ये कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम है। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ हमें मिलती है एलसीएस के अंदर, हमें ये डीएनए मैचिंग में यूज होता है, कि आपको पता है जैसे डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं उसके ऊपर कुछ इस किस्म के करेक्टर्स अटैच होते हैं जिसको हम बायोलॉजिकल टर्म में नाइट्रोजनस बेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिस, जैसे फर्ज करें ये 3 आपको करेक्ट बताए हुए हैं कि ये जो 3 डीएनए हैं इनके अंदर ये नाइट्रोजनस बेसिस एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये एलसीएस का अप्रोच अप्लाई करके हम देख सकते हैं कि कौन से जो दो हैं, कौन से वाले जो हैं वो आपस में ज्यादा सिमिलर हैं या मैचिंग है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस के थ्रू। तो इस किस्म की एप्लीकेशंस में ये यूज होता है। ठीक है, बाकी एक 10 मिनट्स की ब्रेक कर लें तो उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे से स्टार्ट करते हैं।